क्या हो अगर आप अपने घर पर हो और किसी अजीब तरह की रहस्यमय बारिश जो आपको जहां आप हैं वहीं पर कैद कर ले। आपके घर के दरवाजे खोलने पर भी ना खुले, आपके पड़ोसी भी इसी तरह घर पर कैद हो जाए और अब पूरी दुनिया में हर कोई अपने घर पर इस रहस्यमय बारिश के कारण कैद हो चुका है। तो किस तरह लोग इस एपोकलिप्स पर सरवाइव करेंगे और आप कैसे घर पर बंद हुए अपने आप को जिंदा रख पाएंगे। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है जो आपको हर एक सीन में सर्वाइविंग की रियल डेफिनेशन को प्रेजेंट करेगी। तो बिना किसी देरी के कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में कुछ लाइनें लिखकर आती हैं जिसमें लिखा था, इस प्लेनेट को अर्थ या धरती कहना कितना अजीब है जबकि ये क्लियरली ज्यादातर समुद्र है। और तब समुद्र की गहराई से कुछ अजीब चीज सतह पर आकर एक इंसान को देख रही होती है। और उसके बाद हम उस आदमी को देखते हैं जो समुद्र में फिशिंग कर रहा था। उसका नाम जेसन होता है। जेसन के हाथ अब तक एक भी मछली नहीं लगी थी। जेसन एक इंजीनियर है पर अभी उसके पास फिलहाल कोई जॉब नहीं है। तभी हम यहाँ से थोड़ी दूरी पर समुद्र के ऊपर बहुत घने बादल देखते हैं जो इन्हीं की ओर बढ़ रहे थे। तेज बारिश के साथ जेसन तूफान आने से पहले घर पहुंचना चाहता था, इसलिए वो घर के लिए निकल जाता है और उसे अपनी गाड़ी के रेडियो के फोरकास्ट से पता चलता है कि अचानक से समुद्र के लो प्रेशर की वजह से तूफानी बादलों ने अपनी दिशा बदल ली है। आज पूरा दिन तेज बारिश होने की संभावना है। जेसन अपने घर के करीब पहुंच जाता है। तभी वो देखता है कि उसकी एक पड़ोसन घर से वॉक करने के लिए निकली है और उसके घर पहुंचते ही बारिश शुरू हो जाती है। जैसे ही वो दरवाजे से अपने घर के अंदर जाता है तब हम दरवाजे को देखते हैं जो बंद होने के बाद उस पर लगी बारिश की बूंदें कुछ अजीब तरह से रिएक्ट कर रही थी। यहाँ जेसन अपने घर के अंदर आता है तो उसे काफी शांति दिखती है। जहाँ उसका डॉग चुपचाप बैठा हुआ था तब वो ऊपर जाता है तो उसकी फैमिली वहाँ पर थी, जहाँ जेसन की वाइफ एन और उसके 2 बच्चे थे, बेटी रूथ और बेटे का नाम था ग्रैम। इसके बाद ये लोग मिलकर जेसन के लाए हुए डोनट्स खाते हैं। जब जेसन अपनी वाइफ एन के साथ था तब एन उसे बताती है कि हमारा घर पुराना हो चुका है और उसमें बहुत सी दरारें भी आ चुकी हैं। वहीं पास ही बैठे जेसन के बच्चे अपने टैब पर कुछ देख रहे थे। तभी अचानक इंटरनेट चले जाता है। वो अपने डैड से कहते हैं कि इंटरनेट नहीं चल रहा, तो जेसन इस बात पर ज्यादा रिएक्ट नहीं करता। और तब जेसन के बच्चे आने वाले क्रिसमस के लिए नया क्रिसमस ट्री अपने डैड से मांगते हैं। तो वो क्रिसमस की शॉपिंग करने अपने परिवार के साथ बाहर जाने के लिए तैयार होने लगते हैं। जब जेसन के बच्चे घर के दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं तो वो खुल ही नहीं रहा था। और ये देखकर जेसन जब उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है तो उससे भी वो दरवाजा खुल नहीं रहा था। अचानक पता नहीं कैसे वो दरवाजा ऐसा लग रहा था कि सील हो चुका है। जेसन घर के दूसरे दरवाजों के पास जाता है पर वो भी नहीं खुल रहे थे। घर के सारे दरवाजे देख लेने के बाद एक भी दरवाजा नहीं खुला। उसे समझ नहीं आ रहा कि अचानक ये हो क्या रहा है। तब यहाँ जेसन के बच्चे खिड़कियों को खोलने की कोशिश कर रहे थे। वहीं जेसन गैराज का दरवाजा खोल रहा था पर वो भी नहीं खुल रहे थे। और अब ये सब देखकर जेसन की वाइफ और उसका पूरा परिवार घर के हर एक दरवाजे हर एक खिड़की को खोलने की कोशिश करने लगते हैं। पर काफी कोशिशों के बाद भी उनसे खिड़कियां तक नहीं खुल रही थी। पहले जहाँ इन लोगों को लग रहा था कि कोई इनसे मजाक कर रहा है, पर इन हालातों को देखकर उनके भी सीरियसनेस बढ़ने लगती है। तब यहाँ जेसन की वाइफ एन अपने मॉम डैड को कॉल करने की कोशिश करती है पर उसके फोन में सिग्नल ही नहीं आ रहा था। तब जेसन अपने वाईफाई का नेटवर्क चेक करता है, वो भी बंद हो चुका था। तब जेसन अपने घर के डोर को किक मारकर खोलने की कोशिश करता है पर उसकी मारी गई किक से दरवाजे पर जरा भी असर नहीं होता। इसके बाद वो अपने घर की कांच की खिड़कियों को तोड़ने का फैसला करता है। वो रॉड से कांच की खिड़कियों पर मार रहा था। कई बार मारने के बाद भी उन खिड़कियों में क्रैक्स बस आ रहे थे पर वो टूट नहीं रही थी। और तब हम उस खिड़की के कांच के क्रैक्स पर पानी की बूंदों को देखते हैं जो उन क्रैक्स के अंदर समा रही थी। देखने पर ऐसा लग रहा था कि ये बारिश की बूंदें ही इनके घर को सील कर रखी है। जेसन अपने घर की अलग अलग कांच की खिड़कियों पर उस रॉड से मारता है पर उन खिड़कियों में क्रैक्स के अलावा कुछ भी नहीं हो रहा था। और जब वो दूसरी खिड़की के पास जाता है उसे तोड़ने के लिए तब इसके सामने वाले पड़ोसी उसकी तरफ शीशा चमकाते हैं जहां वो भी अपने घर के अंदर बंद थे। ये देखकर जेसन रुक जाता है। तब उसे समझ आता है कि उसी का परिवार नहीं बल्कि आसपास के सारे घर के लोग इसी तरह घर के अंदर बंद हो चुके हैं। और तभी ने बाहर वही लड़की दिखती है जो जेसन के घर लौटते वक्त वॉकिंग पर जा रही थी। जेसन और उसका परिवार बाहर उस लड़की सुजन को चिल्लाने लगते हैं कि वो उनकी हेल्प करे। पर वो जब अपने घर जाकर दिखती है तो उसका हस्बैंड भी अंदर फंस चुका था। और ये सब देखकर वो मदद लाने जा रही थी। और उस लड़की को मदद लाने के लिए जाता देख जेसन और आसपास के कुछ लोगों को लगता है कि वो अब बच जाएंगे। अब उस लड़की को गए हुए काफी समय हो जाता है। जेसन और उसका परिवार खिड़की के पास ही खड़ा था। तभी वो अपने सामने वाले पड़ोसी को देखते हैं जो बातें करने के लिए कुछ लिख कर इन्हें दिखा रहा था। उसने गवर्नमेंट लिखा होता है। उसे लगता है कि ये सब गवर्नमेंट ने किया है। तब जेसन भी उन्हें लिख कर बताता है शायद, पर वो ऐसा क्यों करेंगे।
तभी वो दूर देखते हैं जहाँ पर उनका दूसरा पड़ोसी खिड़की पर एलियन लिख रहा था। उसे लगता है कि ये सब एलियन ने किया है, पर यहाँ जेसन अपने बच्चे को समझाता है कि ऐसा कुछ नहीं होता, हम जल्दी फिर से बाहर निकल पाएंगे। तब जेसन लिखकर पूछता है कि क्या हमारी पूरी सिटी में यही हाल है? तब वो सामने वाले नेबर कहते हैं कि या हो सकता है पूरा वर्ल्ड इसी तरह हो। अब इसके बाद रात हो जाती है। जेसन और उसकी पूरी फैमिली साथ में बैठकर डिनर कर रही थी, जहाँ उसके बच्चे सबसे परेशान दिखाई दे रहे थे। तब जेसन अपने बच्चों को शांत कराने के लिए कहता है कि ध्यान से सुनो, हम सब अपने घर पर हैं और सुरक्षित हैं। हमारी जरूरत की सारी चीजें यहाँ पर हैं, तो डरने या घबराने की कोई बात ही नहीं है। अब जब जेसन अपने बच्चों को सुनाना चाहता है तब रूथ कहती है कि ये सब बारिश ने किया है, क्योंकि आज बारिश कुछ अलग लग रही थी। पर जेसन किसी तरह उसे सुला देता है। उसके बाद जेसन जब अपनी वाइफ के पास जाता है तो वो भी बहुत ज्यादा परेशान थी। वो बच्चों के सामने उसने अपनी परेशानी तो नहीं दिखाई, पर वो यहाँ पर रो रही थी अपने पेरेंट्स को लेकर। यहाँ जेसन अपनी वाइफ को समझाते हुए कहता है कि हम जिस तरह अपने घर पर सेफ है, वो भी अपने घर पर सेफ होंगे। इसके बाद जेसन अपनी वाइफ को गन दिखाता है जो उसने पिछले ही महीने खरीदी है। जेसन उस गन के बारे में अपनी वाइफ को इसलिए बता रहा था कि ताकि जरूरत पड़ने पर उस गन का वो इस्तेमाल कर सके। इसके बाद ये लोग सो जाते हैं। हम आधी रात पर देखते हैं जहाँ जेसन अपने बिस्तर से गायब था और वो दरवाजे के पास ड्रिल कर रहा होता है, पर वहाँ ड्रिल करने वाली मशीन भी टूट कर गिर रही थी। जब वो ड्रिल की हुई छेद से अंदर देखता है तो उसे पानी की बूंदें दिखाई देती है, जिनसे उसका दरवाजा पूरी तरह से सील है। और तब वो घर की दीवार को तोड़ता है, पर वो उसे तोड़ नहीं पा रहा था। तब तक यहाँ पर एन भी उड़ चुकी थी। वो सीधा जेसन के पास आती है, जहाँ जेसन उसे बताता है कि मैं इसे तोड़ नहीं पा रहा हूँ, बारिश ने हमारे पूरे घर को सील कर चुका है, एक बैरियर की तरह। मतलब हमारा घर बारिश के पानी से पूरा सील हो चुका है। क्या हमारी हवा भी बंद हो जाएगी? हम सांस नहीं ले पाएंगे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, मैंने अभी चेक किया, हवा आ रही है। तब जेसन एन से कहता है, एन, जिस भी चीज ने हमें घर पर बंद किया है वो इंसानों की बनाई हुई तो नहीं लगती। अब अगली सुबह जेसन और एन की नींद खुलती है तो वो सीधा दौड़कर दरवाजे के पास जाते हैं और उसे खोलने की कोशिश करते हैं, पर वो नहीं खुलता। और अब जेसन और एन घर पर सरवाइव करने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे थे। उनके पास क्या क्या चीजें हैं वो उन सभी को देखने लगते हैं। पहले वो अपने खाने की प्लानिंग करते हैं कि उनके पास अभी फिलहाल कितना खाना है। सारे खाने को इकट्ठा करने पर जेसन को पता चल जाता है कि 2 महीनों तक चल जाएगा। अगर वो इस खाने को अच्छे से इस्तेमाल करे तो 2 महीने से भी कहीं ज्यादा इस खाने को वो चला लेंगे। अभी हमारे पास बिजली, पानी और गैस है, पर ये कब तक रहेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, तो हमें इसे संभल कर इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि ये कभी भी खत्म हो सकता है। ये लोग पानी को स्टोर कर कर रखते हैं। अब इस तरह घर पर कैद होकर इन्हें रहते हुए 4 दिन बीत जाते हैं। जेसन अपने बच्चों को नई नई चीजें सिखाता है और उसकी वाइफ एना ने उसके बच्चों को समझा रखा था कि ये छुट्टियां नहीं है, तुम्हें हर दिन रूटीन पर चलना होगा और हर दिन कुछ न कुछ नया सीखना होगा। ये बात उन बच्चों को बता रखी थी। तो यहाँ पर उन बच्चों का पिता जेसन उन्हें आज फिश को किस तरह काटा जाता है वो सिखाता है। अब अगले दिन जेसन अपने पड़ोसी रिचर्डसन से पूछता है कि मैं जानना चाहता हूँ ये चीजें कहाँ तक फैली हैं, तो तुम इसे जानने के लिए अपने साइड वाले पड़ोसी से कहो, वो साइड वाले से पूछेगा और इस तरह उन्हें आगे बढ़ने के लिए कहते रहो। इस डोमिनो इफेक्ट से हमें पता चल जाएगा कि कितनी दूरी तक लोग अपने घर पर बंद है। वो इस बात के लिए मान जाता है और अब इस तरह इन लोगों को 1 हफ्ता बीत जाता है। एक रात हम एन को देखते हैं जो अपनी फैमिली के लिए खाना बना रही थी। वो सब्जियों को काट कर उनके बीजों को फेंकती नहीं है, वो उन्हें स्टोर कर कर रखती है ताकि वो उन बीजों को लगाकर उनके पौधों को घर के अंदर उगा सके, क्योंकि वो नहीं जानती कि वो कब तक इस घर पर कैद रहेंगे। अब सुबह हम जेसन को देखते हैं जो अपने पड़ोसी रिचर्डसन के घर की ओर देख रहा था। उसने पिछले हफ्ते जो उससे बात की थी वो उसका जवाब जानना चाहता था। तब यहाँ रिचर्डसन उसे लिखकर बताता है कि 5 ब्लॉक तक यही हाल है। मेरी पड़ोसियों से जहाँ तक बातें हुई वो 5 ब्लॉक तक हुई थी और वहाँ तक हर कोई अपने घर पर कैद है हमारी ही तरह। जेसन यहाँ रिचर्डसन से और भी बातें करता है। तब रिचर्डसन जेसन से खाने के बारे में पूछता है। अभी तो फिलहाल खाना है, पर रिचर्डसन कहता है कि उसके पास खाना अब नहीं है। इसके बाद रिचर्डसन वहाँ से चले जाता है और अब 2 हफ्ते बीत जाते हैं। धीरे धीरे जेसन और उसके परिवार ने घर के अंदर रहने की आदत डाल ली थी। ये लोग अपनी मेंटल हेल्थ को स्टेबल रखने के लिए म्यूजिक सुनते, मूवीज देखते और बुक्स पढ़ा करते। साथ ही ये डेली फिजिकल एक्टिविटीज और एक्सरसाइज भी किया करते और ये अपने घर पर ही बचे सामान से एक क्रिसमस ट्री बनाते हैं, क्योंकि क्रिसमस आ चुका था। जेसन और उसका पूरा परिवार क्रिसमस मनाता है। बाहर बारिश कभी रुकती तो कभी होते ही रहती और इस तरह इन्हें जीते हुए 1 महीना बीत जाता है। एक रात जब जेसन के बच्चे खिड़की के पास बैठे हुए थे तभी जेसन की डॉटर रू को बाहर एक ब्लैक कलर का क्रीचर दिखता है जो रू की ओर देख रहा था। रू अपने भाई ग्रैम को उस क्रीचर
क्रीचर के बारे में बताती है वो उसे पहले भी देख चुका है, पर ग्रैम उसे कहता है कि वो कोई जानवर होगा और वो तब वहाँ से गायब हो जाता है। और डिनर के वक्त ये लोग सैलेड खा रहे होते हैं क्योंकि अब इनका खाना धीरे धीरे खत्म हो रहा था। तब यहाँ रू अपने फादर जेसन से कहती है कि मैंने आज बाहर कुछ देखा था, पर ग्रैम उसे कहता है कि वो एक जानवर था। और यहाँ रू की बात को कोई भी नहीं मान रहा था। उसे जेसन और एन समझाने लगते हैं और उसके बाद रात में बच्चों के सो जाने के बाद जेसन और एन खिड़की के पास सोए हुए थे। वो आसमान में तारों को देख रहे थे जो साफ साफ दिखाई दे रहे थे। वो यहाँ काफी बातें करते हैं। जेसन कहता है इतना साफ आसमान इसलिए है क्योंकि लोग बाहर नहीं जा रहे हैं, ना कोई प्लेन चल रहा, ना कोई पॉल्यूशन हो रहा और हमें भी ईएमआई भरने की कोई चिंता नहीं हो रही। तभी वहाँ एन बाहर देखती है कि एक डॉग उनके घर के पास आता है। वो डॉग इन लोगों को काफी ध्यान से देखता है और उसके बाद वहाँ से चले जाता है। अगले सुबह ये अपने क्रिसमस के गिफ्ट देखते हैं। तब रू विंडो के बाहर मिसेस रिचर्डसन को देखती है जो विंडो से उसे देख रही थी, पर तभी अचानक वो नीचे गिर जाती है और वो ये देखकर अपनी फैमिली को बताती है। तभी यहाँ जेसन समझ जाता है कि उनके पास खाना खत्म हो चुका है और उनका भूख की वजह से ये हाल हो चुका है। ये सब देखकर जेसन और उसकी पूरी फैमिली को उदास हो जाती है। इसके बाद हम जेसन को देखते हैं जो अपने डॉग की दवाइयाँ देख रहा था जो कुछ ही दिनों की बची होती है और वो जल्द ही खत्म हो जाएंगे और उसके बाद उसका डॉग भी मारा जाएगा। अब रात में हम रू को देखते हैं जिसे नींद नहीं आ रही होती, तो वो अपने डॉग के पास चली जाती है खेलने के लिए। जब वो खिड़की के करीब जाती है तभी अचानक उसके सामने वही औरत आती है जो बाहर थी। वो मदद के लिए चिल्ला रही थी। ये देखकर रूई चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज सुनकर जेसन, एन और उसका भाई वहाँ आ जाते हैं। तब ये लोग देखते हैं कि वो औरत किसी चीज से डर रही थी और वो बार बार मदद मांग रही थी, पर ये चाहकर भी उसकी मदद नहीं कर सकते। और तभी अचानक उस औरत को कुछ अजीब सी चीज अपनी ओर खींच लेती है। तब इन लोगों को बाहर काले कलर के बड़े बड़े क्रीचर दिखाई देते हैं जो ऑक्टोपस की तरह दिखाई दे रहे थे। वो उस लड़की को पकड़ लेते हैं। वहाँ एक से ज्यादा वैसे क्रीचर थे और तभी अचानक वहाँ एक तेज रोशनी आती है और वो क्रीचर वहाँ से गायब हो जाते हैं, साथ ही वो औरत भी। यहाँ जेसन जल्दी जल्दी विंडोज को क्लोज करने लगता है। इसके बाद सब लोग एक साथ बैठे हुए होते हैं जहाँ रूई सभी से कहती है मैंने आप लोगों को इसके बारे में बताने की कोशिश की थी पर किसी ने मेरी बात नहीं मानी, पर मैंने जिसे देखा था वो अच्छा था, इन लोगों की तरह नहीं। तब जेसन सभी से कहता है हमने जो भी चीजें बाहर देखा, जिन लोगों ने हमें घर के अंदर कैद कर कर रखा हुआ है वो अच्छी तो बिल्कुल नहीं है। और जेसन अपनी फैमिली को संभालने के लिए सबसे कहता है कि मेरे होते हुए तुम्हें कुछ भी नहीं हो सकता। ये लोग काफी डर गए थे और जेसन तब कहता है कि हम बाहर की चीजों को कभी दिखाई नहीं देना चाहिए, हम हर वक्त पर्दे लगा कर रखेंगे और बारिश के दौरान कोई भी विंडो के पास नहीं जाएगा। हमें किसी भी हाल में जीना है, सरवाइव करना है। अगली सुबह हम जेसन को देखते हैं जो अपने नेबर्स को देख रहा था जहाँ मिसेस रिचर्डसन मारी गई हैं। अब इसके बाद रूई और ग्रैम अपनी थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी कर रहे थे। तभी उनके घर की चिमनी का ऊपर लगा हुआ कैप अचानक से नीचे गिर जाता है। जब जेसन उस चिमनी के अंदर से ऊपर झांक कर देखता है तो उस चिमनी के छेद से आसमान दिखाई दे रहा था और उस चिमनी में क्रैक्स दिख रहे थे क्योंकि इनका घर पुराना था। अब इन्हें ऊपर जाकर उस चिमनी से निकलने का रास्ता देखना था क्योंकि वो चिमनी काफी सकरी थी, तो जेसन यहाँ नहीं जा सकता। तब उसकी बेटी रू बोलती है कि मैं जाऊंगी। अब इनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो ये लोग रू को ही भेजते हैं। पहले यहाँ जेसन कपड़े की रस्सी को एक लंबे से स्टिक पर बांधकर ऊपर चिमनी से फंसा कर नीचे लाता है और दूसरे सिरे से रू को बांधकर ऊपर ले जाता है। एन यहाँ डर रही थी और जेसन भी ना चाहते हुए अपनी बेटी को भेज रहा था। उस कपड़े की रस्सी को खींचकर रू को ऊपर भेज रहे थे और रू जब चिमनी के किनारे पहुंच जाती है तब वो अपना हाथ चिमनी से बाहर निकालती है और शॉकिंगली उसका हाथ बाहर निकल जाता है। पर तभी फिर से बारिश आने लगती है तो वो रू को जल्दी से चिमनी के नीचे लाते हैं और रू को सेफली नीचे ला लिया जाता है। तभी रू अपने डॉग को देखती है और वो सीधा उसके पास आती है। डॉग की मेडिसिन खत्म हो जाने के कारण वो अपनी बीमारी के चलते तड़प रहा था। वो डॉग काफी समय से इनके साथ था। हर कोई उदास हो जाता है पर वो काफी तड़प रहा था, इसलिए जेसन एन को बच्चों से वहां से ले जाने के लिए कहता है और तेज आवाज में टीवी चालू कर लेने के लिए कहता है क्योंकि वो अपने डॉग को तड़पता हुआ नहीं देख सकता और उसकी उम्र भी काफी हो गई है। तो वो अपनी पिस्टल से उसे मार देना चाहता है ताकि वो इस दर्द से आजाद हो जाए और वो ऐसा ही करता है और उस पर गोली चलाकर जेसन रोने लगता है। तब यहाँ एन आकर उसे संभालती है। एन उसे चिमनी पर जला देने के लिए कहती है पर यहाँ जेसन कहता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि अभी हमारे जो हालात है उस पर हमें सरवाइव करना है और हमारे पास खाना कुछ ही दिनों का बचा है। तो वो उस डॉग के मीट को फ्रिज पर रखने का कहता है।
एना वहाँ से कुछ बोले बिना ही चली जाती है, क्योंकि वो भी जानती थी उनके पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। जेसन बड़े ही गहरे मन से उस डॉग के मीट को निकालता है और उसके बचे हुए बॉडी पार्ट्स को लेकर चिमनी के पास जाता है। वो उसे जलाने वाला था, पर तभी उससे बाहर एक दूसरा डॉग दिखता है जो पहले भी उन्हें दिखा था। और तब जेसन के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो उसी रस्सी पर जिससे रूई ऊपर गई थी, उस पर वो अपने पालतू डॉग के बचे हुए पार्ट्स को बांधकर चिमनी से बाहर किसी तरह उस डॉग तक पहुंचा देता है। पर वो डॉग उसके करीब आता तभी अचानक बारिश शुरू हो जाती है और वो वहां से चला जाता है। अब अगली सुबह जब रू अपने छोटे से प्लांट को बाहर निकली हुई कुछ देर की धूप के सामने लाती है तो कुछ देर बाद ही बादल छा जाते हैं और तब बारिश होने लगती है। इसलिए तब जेसन घर के खिड़की दरवाजों में पर्दे लगा देता है और पर्दों को लगा देने के बाद सबके सब खिड़की से दूर आ जाते हैं। पर तभी रू देखती है कि उसका वो छोटा सा पौधा अब भी खिड़की पर ही है, तो वो उसे लाने जाती है। पर तभी अचानक बाहर वही क्रिएचर आ जाता है जिसके बड़े बड़े टेंटिकल्स थे। ये लोग यहाँ शांत हो जाते हैं। रू वहाँ चुपचाप बैठ जाती है और उस क्रिएचर के वहां से जाते ही रू पूरी तरह से डर गई थी। जोसेफ और बाकी लोग भी उस क्रिएचर को देखकर घबरा चुके थे। रू डरते हुए अपनी फैमिली के पास जाती है। अब रात में डिनर के दौरान इनके पास खाना बहुत ही कम बचा था, तो ये थोड़ा थोड़ा खाना खा रहे होते हैं। रू यहाँ और खाना मांगती है क्योंकि उसे भूख लगी थी, पर उनके पास खाना नहीं था। वो रोने लगती है और वो फ्रिज देखना चाहती थी कि अंदर खाने के लिए क्या बचा है। और जब वो फ्रिज ओपन करती है तो उनका सारा खाने का राशन खत्म हो चुका था और घर पर पूरा खाना खत्म होता देख रू वहाँ से चली जाती है। यहाँ एना अपने बच्चों को भूखा देखकर टूट चुकी थी। अपनी फैमिली की ऐसी हालत देखकर फैमिली का हर एक मेंबर परेशान था। तभी हम ग्रैम को देखते हैं जो अपने रूम में था और वो अपनी फैमिली की भूख मिटाने के लिए अपने पेट फिश को काट कर अपने फादर जेंसन के पास लाता है। क्या मैंने इन्हें मारकर गलत किया? जिसके बाद सभी लोग इमोशनल हो जाते हैं और तब जोसेफ की नजर बाहर फिर से उसी डॉग पर जाती है। अब यहाँ जोसेफ का वो आइडिया जो शिकार करने का था वो उस पर काम करने लगता है। वो शिकार करने के लिए जाल बना रहा था जो चिमनी से बाहर जा सके और किसी भी जानवर को फंसा सके। और पूरी रात जेसन उस जाल को बनाता है। सुबह तक वो जाल बन चुका था। वो उसमें चारा के तौर पर मीट लगाकर उस चिमनी से बाहर उसे भेजता है। कुछ देर बाद उस मीट की गंध से वहाँ पर एक फॉक्स अट्रैक्ट होती है और वो जाल से उस मीट को खा लेती है। पर वो जाल थोड़ा लेट काम करता है। जोसेफ को अपने शिकार करने वाले इस जाल पर और काम करने की जरूरत है। वो दोबारा उसी जाल को और अच्छा बनाकर उस पर मीट लगाकर फिर से बाहर रखता है और वो फॉक्स वहाँ फिर से आती है। इस बार फॉक्स उनके जाल पर फंस चुकी थी, पर उस फॉक्स को चिमनी से ऊपर खींचते वक्त उनके कपड़ों की वो रस्सी टूट जाती है, जिससे वो फॉक्स जाल से छूटकर आजाद हो जाता है। अब इस तरह रात हो जाती है। जोसेफ फिर से अपने जाल पर काम कर रहा था। उसे भूखा रहते हुए लगभग 2 दिन हो चुके थे। उसके अंदर एनर्जी नहीं बची होती और तब यहाँ पर एना आती है। कुछ खाना अब भी बचा था। वो जोसेफ को उसे खाने के लिए कहती है, पर यहाँ जोसेफ एना को कहता है कि वो खाना बच्चों को दे दो। पर एना के फोर्स करने पर वो उस खाने को खा लेता है जो काफी कम था। और इसके बाद वो अपने जाल को थोड़ा छोटा बनाता है छोटे जानवरों को उसमें फंसाने के लिए। और फिर अगली सुबह वो अपने उस नए जाल को चिमनी से घर के बाहर रख देता है। कुछ देर बाद वहाँ पर एक गिलहरी आती है और उस जाल के अंदर रखी हुई गाजर की ओर वो अट्रैक्ट होकर उस जाल में फंस जाती है। उसके फंसते ही जॉन तेजी से उस शिकार को चिमनी से अंदर लाने लगता है, पर तभी अचानक वो जाल ऊपर फंस जाता है, जिसकी वजह से पहले जाल गिरता है। इन लोगों को लगता है कि इस बार भी उनका शिकार भाग गया, पर कुछ ही देर बाद उनके जाल में फंसी हुई वो गिलहरी भी चिमनी से नीचे गिर जाती है। उसे देखकर पूरा परिवार काफी खुश होता है और वो मिलकर उसे खाते हैं। कई दिनों बाद उन्होंने कुछ खाना खाया है। अब इसके बाद जेसन और एना अपने घर के एक कमरे के फर्श को उखाड़ देते हैं ताकि वो वहाँ पर पौधे लगा सके। अब पूरा परिवार मिलकर वो एक दूसरे का हाथ बटाते थे हर एक काम में। यहाँ एना काफी सारे सब्जियों के पौधे लगा देती है और वहीं जोसेफ अपने इंजीनियरिंग का यूज करके नए नए जाल बनाता, जिससे अलग अलग जानवर उसके जाल में शिकार बन जाते। इस तरह धीरे धीरे दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बीत रहे थे। ज्यादातर लोग जो घर पे कैद थे वो भूखे मर गए, पर जेसन और उसकी फैमिली डटी रही। वो हर मुश्किलों का डटकर सामना कर रहे थे। इन लोगों ने हार नहीं मानी। इन्होंने अपने आप को जिंदा रखने के लिए हर वो चीज की जो ये कर सकते थे। और अब समय के साथ साथ घर के बाहर की दुनिया अनजान और खतरनाक हो चुकी थी। और ये जब एक दिन मूवी देख रहे थे, उस दिन अचानक लाइट गुल हो जाती है, क्योंकि बिना इंसानों के मेंटेनेंस के लाइट 4 दिनों तक नहीं चलने वाली थी। और ऐसा ही हुआ और इस तरह इन्हें ऐसे रहते हुए 5 साल बीत जाते हैं। अब हर चीज पूरी तरह से बदल चुकी थी। इन लोगों ने घर के अंदर रहना सीख लिया था। एना अब घर के अंदर ही पर्याप्त खाने की सब्जियां उगाने लगती है और इन लोगों ने पीने के पानी का इंतजाम होने वाली बारिश के पानी को इकट्ठा कर ये लोग उसे यूज करते थे। इनका घर भी अब पूरी तरह से बदल चुका था। और हम तब रूई और ग्रैम को देखते हैं जो अब बड़े हो चुके थे। इन बीते सालों
में उन लोगों ने काफी नई नई चीजें सीख ली होती हैं। और तब हम घर के बाहर देखते हैं जहाँ प्रकृति ने हर चीज को अपने कब्जे में ले लिया था। हर तरफ जंगल और जंगली जानवर दिखाई दे रहे थे और जेसन अपने चिमनी से करने वाले शिकार में भी काफी अच्छा हो चुका था। वो अब कुर्सी पर बैठे बैठे ही बाहर जाल लगाकर जानवरों का शिकार कर लेता था। और तो और उसने अपने जानवरों के जाल को ऑटोमेटिक बना लिया था कि जैसे ही कोई जानवर फंसता वो अपने आप चिमनी से अंदर आ जाता। अब एक दिन एन अपने हस्बैंड जोसेफ को बताती है कि उनका घर नीचे धंस रहा है, हमारे बगीचे की मिट्टी कम होती जा रही है। तब जोसेफ कहता है कि 5 सालों से बारिश हो रही है तो ऐसा तो होगा ही। अब एक सुबह हम देखते हैं जब बारिश होने लगती है, इन लोगों ने अपनी खिड़कियों को बंद कर दिया था। तभी अचानक वही क्रिएचर घर के बाहर आ जाते हैं और उन क्रिएचरों को इनकी आहट मिल जाती है। तब बारिश की बूंदें दरवाजे के अंदर आकर अपने आप दरवाजा खुल जाता है और वो क्रिएचर वहां से अंदर आने लगता है। जोसेफ, एना और उसके बच्चे घर पर छुप चुके थे। उन क्रिएचरों से बचने के लिए वो क्रिएचर घर के अंदर आ जाता है। यहाँ एन उस क्रिएचर के काफी करीब थी पर वो उससे बाल बाल बचती है। फिर उसके बाद वो क्रिएचर रू की तरफ जाता है जो फ्लोर के नीचे छुपी हुई थी। उसके ऊपर से वो क्रिएचर चल रहा था। रू भी यहाँ बिना कोई आहट करे हुए वहाँ छुपी रहती है। उस क्रिएचर को वहाँ कुछ भी नहीं मिलता और कुछ समय बाद वो क्रिएचर पूरे घर की तलाशी लेने लगता है। पर तभी अचानक बाहर से दूसरे क्रिएचर की आवाज आती है और वो वहाँ से चले जाता है। पर ये क्रिएचर यहाँ पर घर के अंदर पानी और पेड़ पौधों को पूरी तरह से खराब कर देता है। यहाँ तक कि उस क्रिएचर ने उनके घर पर लगी हुई सब्जियों की मिट्टी को तक खराब कर दिया था। उस क्रिएचर के वहाँ से जाते ही थोड़ी देर के लिए दरवाजा खुलता है। ग्रैम वहाँ से बाहर जाने की कोशिश करता है। तभी जेसन अपने बेटे को वहाँ रोक लेता है और उसे समझाता है क्योंकि रू और ग्रैम अब बड़े हो चुके हैं तो उन्हें संभालना अब थोड़ा मुश्किल हो चुका है। और इसके कुछ देर बाद रू अपने पिता जेसन से कहती है कि अब क्योंकि उसने पिछले 5 सालों से उन्हीं क्रिएचरों के बारे में लिखा है, पढ़ा है, तो वो कहती है कि जरा सोचो डैड, ऐसा भी तो हो सकता है वो एलियंस ना हो। शायद जो सदियों से समुद्री कहानी हम लोगों को सुनाई जाती है वो हकीकत है। लेवायथन, ड्रैगन्स, मरमेड, हम लोगों ने अब तक समुद्र का 90% हिस्सा नहीं खोज पाया है। अभी भी समुद्र का 80% हिस्सा रहस्य है। ऐसा भी तो हो सकता है ये क्रिएचर्स एलियन ना हो, ये कहानियां सच भी तो हो सकती हैं। शायद इसी वजह से वो बारिश को काबू में रख सकते हैं। वो क्रिएचर्स इस दुनिया को जीतने नहीं आए हैं जबकि ये दुनिया ही उनकी है। तब जेसन रू को कहता है, नहीं, ये दुनिया हमारी है और तुम ये अपनी खोज अब रोक दो जो तुम कई सालों से उन क्रिएचर पर कर रही हो। और तब हम एना को देखते हैं जो अपने सब्जियों के लगाए हुए पौधों को देखती है। उस क्रिएचर ने हर चीज को खराब कर दिया था, यहाँ तक कि उनकी पौधों की मिट्टी भी समुद्र के खारे पानी की वजह से खराब हो गई है। सब चीज को इस तरह खराब होता देख एना यहाँ पर जोसेफ से बात करते हुए उस पर चिल्ला देती है। यहाँ जोसेफ उसे संभालता है कि हम फिर से हर चीजों को शुरू से शुरू करेंगे जिस तरह हमने पहले किया है। वहीं हम जोसेफ के ऑटोमेटेड जाल को देखते हैं जिसमें एक जानवर फंस जाता है और वो अपने आप उस चिमनी से नीचे आता है। तब उसे रू देखती है, वो जिंदा था तो रू से जाल से बाहर निकालकर पकड़ लेती है। पर तभी अचानक वो जानवर रू के हाथ पर काट लेता है। तब यहाँ रू चिल्ला देती है, उसकी पूरी फैमिली उसके पास आती है और जेसन अपनी बेटी के हाथ में उस जानवर के काटे हुए निशान को देखकर पहले उस जानवर को वहाँ मार देता है। और उसके कुछ समय बाद हम रू को देखते हैं जिसके हाथ में उस जानवर ने काटा था तो उसे इन्फेक्शन होने लगता है। उसकी तबीयत खराब हो रही थी, उसे ठीक होने के लिए एंटीबायोटिक मेडिसिन चाहिए। यहाँ जेसन अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। उसने अभी अपनी गाड़ी को जो ठीक किया था वो उस गाड़ी को बार बार रिवर्स लेकर गैराज के दरवाजे से टकराता है और आवाज सुनकर वहाँ एना आती है। जेसन यहाँ पूरी तरह से टूट चुका था पर तभी उसकी नजर अपने घर के क्रैक्स पर पड़ती है। वो उन क्रैक्स का पीछा करते हुए उन क्रैक्स को नाप रहा था। वो सारे क्रैक्स पहले से गहरे हो चुके थे और वो उन दरारों से बाहर का रास्ता ढूंढना चाहता था। और उसे सबसे ज्यादा क्रैक अपने टॉयलेट पर दिखाई देते हैं। वो वहाँ पर उसके टैंक को फोड़ देता है और तब वो क्या देखता है कि वहाँ से एक बड़ी सी पाइपलाइन गई है जहाँ से ये लोग जा सकते हैं और ये पाइपलाइन आसपास के घरों से कनेक्ट है। तभी इन्हें अपने सामने वाले पड़ोसी डेंटिस्ट की याद आती है। हो ना हो इन्हें वहाँ पर एंटीबायोटिक्स मिल ही जाएगी। अब इन्हें अपनी बेटी को बचाना है तो वहाँ जाना ही होगा। जोसेफ जाना चाहता था पर वो काफी बड़ा था, वो वहाँ से आगे नहीं जा पाएगा। तो एना जाने का डिसाइड करती है और एक वॉकी टॉकी अपने पास रखकर एना को टॉर्च और दूसरा वॉकी टॉकी देकर एन वहाँ से जाने लगती है। इन लोगों ने उसे रस्सी से बांध रखा था। वो धीरे धीरे उसे नीचे लाते हैं। वो इस पाइपलाइन से आगे बढ़ रही थी तभी उसके सामने ईंटों की दीवार आती है। वो हर चीजों के बारे में जोसेफ को बताते जा रही थी। वो ईंट की दीवार काफी कमजोर थी, वो हाथ से ढकेलने पर ही टूट जाती है। पर यहाँ जेसन को एन की वॉकी टॉकी से आवाज नहीं आ रही थी इसलिए वो एना के पास जाने के लिए उस रास्ते को बड़ा कर रहा था। तभी हम ग्रैम को देखते हैं जो खिड़की की तरफ जाकर देखता है।
तब उसे अपनी मॉम टार्च के साथ उस डेंटिस्ट के घर पे दिखाई देती है। वो अपने फादर को नीचे जाने से रोकता है। हम यहाँ एन को देखते हैं। एन देखती है कि उस घर की हालत बहुत बुरी है, वहाँ रहने वाले लोग सब मर चुके हैं। काफी ढूंढने के बाद उसे वहाँ एंटीबायोटिक्स मिल जाती है, पर तभी अचानक बारिश होने लगती है और उस घर के अंदर पानी भर रहा था। यहाँ जेसन एन को जल्द से जल्द वहाँ से निकलने के लिए कहता है। एन जब उस पानी से होते हुए जा रही थी तभी उसे वहाँ पर डेड बॉडीज दिखती हैं। वो उन्हें देखकर डर जाती है और एन की आहट सुनकर उस घर के अंदर क्रिएचर आ जाता है। वो काफी खामोशी से आगे बढ़ रही थी और वो उस पाइपलाइन से तेजी से आगे बढ़ रही थी। वो क्रिएचर उसके पीछे पड़ जाता है और जैसे ही वो अपने घर के करीब पहुंचती है तब हम उस क्रिएचर को देखते हैं जो उसके पीछे खड़ा था। एन के पास जेसन की गन थी। वो उस क्रिएचर को देखकर गन उस पर चला देती है। तब तक यहाँ जेसन ने एन को ऊपर खींच लिया था, पर वो क्रिएचर भी उस गड्ढे से ऊपर आने लगता है। यहाँ जेसन पास की दीवार पे हथौड़ा मारकर उसे गिरा देता है, जिससे वो गड्ढा वहाँ भर जाता है और वो क्रिएचर ऊपर नहीं आ पाता। इसके बाद ये लोग सीधा रू के पास जाते हैं। वो एंटीबायोटिक रू को खिलाती है, जिससे उसे कुछ राहत मिलती है। और इसके बाद जेसन एन से कहता है कि उस क्रिएचर को पता चल चुका है कि इस घर पर लोग हैं, वो फिर से घर पर आएगा तो हमें उसका सामना करना होगा। ये लोग अब सब मिलकर उस क्रिएचर का सामना करने का सोचते हैं। ये अपने घर में हर जगह जाल बिछा देते हैं उस क्रिएचर को फंसाने के लिए। बाहर तेज बारिश हो रही थी। अब तक उन एंटीबायोटिक की वजह से रूही भी काफी हद तक ठीक हो चुकी थी। वो भी अपनी फैमिली की मदद करती है उस क्रिएचर से लड़ने के लिए। और ये लोग पूरी तैयारी के साथ अपने पूरे घर पर हर तरह के जाल बिछा देते हैं और ये इंतजार कर रहे थे उस क्रिएचर के आने का। घर के नलों में तेजी से पानी बहने लगता है और घर के हर हिस्सों में पानी भर रहा था। तब हम उस क्रिएचर को देखते हैं। इनका घर काफी हद तक पानी से भर जाता है। तभी वो क्रिएचर इनके घर पर आ जाता है। ग्रैम अपनी फैमिली को बता देता है कि वो क्रिएचर आ चुका है। ये लोग मिलकर उस क्रिएचर से लड़ रहे थे। वो क्रिएचर काफी एग्रेसिव था और एक वक्त ऐसा आता है जब जेसन और उसकी पूरी फैमिली पानी से डूबने लगती है तो वो अपने घर के ऊपर वाले फ्लोर पर चढ़ जाती है। पर उस क्रिएचर ने यहाँ हर तरफ पानी ही पानी ला लिया था और ये डूबने ही वाले होते हैं कि तभी इन लोगों का जाल काम आ जाता है और वो क्रिएचर इनके जाल में फंस चुका था। और उस क्रिएचर के जाल में फंसते ही घर के अंदर पानी का लेवल भी कम होने लगता है। यहाँ जेसन अपने हाथ में चाकू रखकर उस क्रिएचर के पास जाता है उसे खत्म करने के लिए। और वो उसके आंख में चाकू रखकर हमें यहाँ से बाहर निकाल कहने लगता है। और इनके जाल ने उस क्रिएचर को काफी टाइटली बांध रखा था। वहाँ एन दरवाजे के पास होती है ताकि दरवाजा जल्द से वो खोल दे, पर दरवाजा हर बार की तरह नहीं खुल रहा था। तब रूही अपने डैड जेसन को रोकती है कि डैड अगर हमने इस क्रिएचर को मार दिया तो हम कभी भी घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे। और हम उस क्रिएचर को देखते हैं जो पूरी तरह से डरा हुआ था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो अपनी जान की भीख मांग रहा है। रूही शुरुआत से ही अपनी फैमिली को ये बताया करती कि इन क्रिएचरों में से एक क्रिएचर जो था वो अच्छा था और ये वही होता है। तब रूही के कहने पर जेसन उस क्रिएचर को वहाँ से आजाद कर देता है और अपने हाथ की चाकू को फेंक कर पीछे हट जाता है। और जब वो क्रिएचर खड़ा होता है तो वो एक लेवाइथन बड़े बड़े टेंटिकल्स वाला क्रिएचर दिखाई दे रहा था, पर वो इन पर हमला नहीं करता। और उसके कुछ ही देर बाद घर का दरवाजा वो खोल देता है। ये देखकर जेसन और उसकी फैमिली शॉक हो जाती है। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हो रहा है और वो जल्दी से दरवाजे से बाहर निकल जाते हैं। कई सालों बाद उन्होंने घर के बाहर कदम रखा है। तभी जोसेफ और उसकी फैमिली दिखती कि बाहर उन्हें वैसे ही और क्रिएचरों ने घेर लिया है। और उन क्रिएचरों को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो क्रिएचर जेसन और उसकी फैमिली को मार देंगे। पर तभी घर के अंदर से वही क्रिएचर निकलता है और वो अजीब सी आवाज निकालता है, जिससे जेसन और उसके परिवार के आसपास खड़े वो क्रिएचर अचानक से वहाँ से हट जाते हैं। और उन क्रिएचरों के वहां से जाते ही जेसन और बाकी लोग अपने घर को देखते हैं जो जमीन के नीचे धंस जाता है। इसका मतलब हमें पता चलता है कि उन क्रिएचरों ने इंसानों को आजाद कर दिया और वो यहाँ से जा रहे हैं। इसके बाद रू वहाँ से भागने लगती है। रू के पीछे पीछे ग्रैम, जेसन और एन भी जाते हैं। जब वो एक ऊंचे से ट्रक पर खड़े होकर आसपास देखते हैं तो उन्हें हर तरफ जंगल ही जंगल दिखाई देते हैं। इंसानों का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था। तब हम उन क्रिएचरों को देखते हैं जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वो वापस जा रहे हैं। और इसके बाद जेसन और उसका पूरा परिवार एक नाव के पास जाता है जो उनके नेबर की थी। और इसके बाद अगले सीन में जेसन और उसकी फैमिली को उस नाव में दिखाया जाता है जो अपने नए घर की तलाश में जा रहे थे। इसके बाद इन लोगों ने उस क्रिएचर को नहीं देखा और हमें फिर मूवी के लास्ट सीन में ये दिखाया जाता है कि डे 1 लिखा हुआ आ रहा है।
हम आसपास की चीजों को देखते हैं जो पानी में डूब चुकी थी और अब बारिश बंद हो चुकी है। और तभी इनके नाव के रेडियो में आसपास के लोगों को ढूंढ रहे थे और इन्हें कुछ आवाजें सुनाई देती है। इसका मतलब इसका पार्ट 2 भी बनेगा और वो जैसे ही आता है आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। और इसी के साथ ये शानदार कहानी यहाँ पर समाप्त हो जाती है। ये मूवी द लास्ट हाउस आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। यह भी हाल ही में 2026 में रिलीज हुई है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा।